चलिए तो शुरू करते हैं। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी शायद 10 तक अपन ने पढ़ लिए थे। जो भी प्रॉपर्टी का नंबर हो वो आप डालिएगा। अब अपन इसमें एक और प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जहाँ पर अपन इनइक्वालिटीज पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन देखे गए हैं। आप भी देखोगे। वेरी गुड मॉर्निंग आयु। आप इनइक्वालिटी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे जो ही मेंस और एडवांस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अपन अगली प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11, और ये एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11, और इसको अपन प्रॉपर्टी को एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी इसलिए याद रखेंगे। इसमें जो पहली बात है, आज की सबसे पहली बात एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी में, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। और वो यह है कि हमारे पास ए से बी तक कोई फंक्शन एफ एक्स यदि डिफाइंड है, तो यदि इस तरीके से कभी भी आता है तो हमेशा इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू ए से बी तक या तो बराबर आएगा या फिर हमेशा बड़ा आएगा। मतलब ये जो बाहर वाला मॉड है, यदि आप ये अंदर फंक्शन पे लगा देते हो तब इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू या तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू से बड़ी आएगी या फिर बराबर आएगी। कब बड़ी आती है कब बराबर आती है, डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शन। ये ओवरऑल फंक्शन पे डिपेंड करेंगे। किसी किसी फंक्शन के लिए बड़ा आएगा, किसी किसी फंक्शन के लिए बराबर आएगा। ठीक है, जैसे एक आधी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 0 से लेके पाई तक। यदि आप cos x फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 से लेके पाई तक मॉड cos x की वैल्यू से छोटा आएगा। आप कर लीजिए इसको इंटीग्रेट। आप इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 आती है, और आप इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना तो ये 2 आता है। तो 0 2 से छोटा है तो यहाँ पर लेस देन का साइन लगेगा। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। और यदि आप cos की जगह पर साइन ले लेते हो, मतलब 0 से लेके पाई तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये जो है ये बराबर आता है 0 से लेके पाई तक मॉड साइन एक्स के। दोनों में फर्क केवल इतना है कि 0 से पाई तक दे आर डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्राफ। साइन एक्स का और कॉस एक्स का 0 से पाई तक यदि ग्राफ बनाएंगे तो साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ 0 से पाई तक पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है, और 0 से पाई तक साइन एक्स फंक्शन पॉजिटिव होने के कारण आप इस पे मॉड लगा के, क्योंकि मॉड साइन एक्स की वैल्यू उस केस में साइन एक्स के बराबर होती है। बट जब आप 0 से पाई तक cos x फंक्शन की बात करोगे तो 0 से पाई तक cos x फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से पाई बाई 2। ये 0 से पाई तक cos x फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, यदि आप इसमें मॉड cos x लगाओगे तो मॉड cos x का ग्राफ जो है वो ऊपर आ जाता है। तो इसलिए 0 से पाई तक यदि डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 आएगा, लेकिन 0 से पाई तक यदि मॉड cos x को इंटीग्रेट करोगे तब उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू जो डबल हो जाएगी, क्योंकि ये 0 से पाई तक मॉड cos x का ग्राफ इस तरीके से आता है, रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये कि जब आप मॉड का साइन बाहर से लेके अंदर आओगे तो फिर उसके इंटीग्रेशन का वैल्यू। और जनरली कई सारे क्वेश्चन में डेफिनाइट इंटीग्रेशन में कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनका एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, तो क्वेश्चन में भी एस्टिमेट वैल्यू ही पूछी जाती है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी जाती है। तो ये कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी लगाने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल एक आधी क्वेश्चन में आपको इसमें बताता हूँ। आवाज़ आ रहा है सभी को, है कि नहीं? तुम लोग भूल जाते हो बार बार। हेलो हेलो हेलो, ठीक है।
चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके ओके ओके, बस 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 बस। क्वेश्चन है एस्टिमेट द एब्सोल्यूट वैल्यू estimate the absolute value of इंटीग्रेशन आपको दिया है 10 to 9, इंटीग्रेशन फ्रॉम 10 to 19, 10 to 19 sin x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8। अब ये देखिए ये फंक्शन जो है sin x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8। तो अब ऐसे फंक्शन की आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालने को बोली जाती है, क्योंकि आप इसका एग्जैक्ट इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन में एस्टिमेट वैल्यू पूछा जाता है। केवल sin x होता तो हम निकाल लिया जाते, लेकिन 1 प्लस एक्स पावर 8 का इंटीग्रेशन करने के लिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 को इंटीग्रेट करने के लिए x पावर 7 होना जरूरी था, x पावर 7 होना जरूरी था। तो इसलिए आप कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, आपको एस्टिमेट वैल्यू ही पूछा जाता है। अच्छा, दूसरा इसमें एक शब्द और लगा हुआ है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट का वैल्यू का मतलब होता है मॉड्यूलस वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे या मॉड्यूलस वैल्यू पूछे, मीनिंग सेम है। तो हमको जो करना है एक्चुअली क्वेश्चन में ये करना है, वी हैव टू फाइंड इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 10 to 19 sin x upon 1 plus x power 8 dx, and by this property we know that यदि ये mod का साइन हम अंदर लेके आएंगे तो 10 to 19 this becomes mod of, सबसे पहले हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी। देखो ये प्रॉपर्टी का यूज हो गया, यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ये मॉड का साइन हम अंदर लेके आ गए। अब अगली बात आप ये जानते हो x का जो वैल्यू है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव डाला हुआ है, 10 से 19 है, और sin x का जो वैल्यू है वी नो दैट कि sin x हमेशा 1 से छोटा होता है, मॉड ऑफ sin x की वैल्यू हमेशा 1 और 1 से छोटी होती है। और इसलिए इसमें अगला स्टेप होगा कि दिस इंटीग्रेशन इज लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 8। दूसरी बात आप ये जानते हो कि ये जो वैल्यू है, ये जो लिमिट है, ये x की लिमिट होती है। x की वैल्यू है 10 से 19। यदि x का वैल्यू 10 से 19 है तो आप ये जानते हो कि जो x पावर 8 है वो 10 पावर 8 से बड़ा होगा। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो x है, x बिलोंगिंग टू 10 से 19 है, मतलब 10 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 19। कहने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो 10 से बड़ी, और इसलिए यदि मैं 1 प्लस एक्स पावर 8 की बात करूंगा तो 1 प्लस एक्स पावर 8 10 पावर 8 से बड़ा होगा नहीं होगा? बोथ साइड बाई पावर ले लिया, x पावर 8 10 पावर 8 से बड़ा होगा, और मेरे को यहाँ पर 1 प्लस एक्स पावर 8 दिया था तो 1 प्लस एक्स पावर 8 तो और 10 पावर 8 से बड़ा ही होगा। वैसे भी x जो है वो 10 से बड़ा है, तो x पावर 8 10 पावर 8 से बड़ा होगा, तो x पावर 8 प्लस 1 10 पावर 8 से बड़ा होगा। ये दो चीजें हैं। तो देयरफॉर इतने सब सब्स्टिट्यूशन से अपना ये जो पूरा क्वेश्चन है ये क्या बन गया, तो देयरफॉर ये जो आपसे पूछा था ना एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम 10 से 19 sin x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 dx, ये लेस देन मॉड sin x की जगह पर हमने बड़ा वैल्यू लिखा है 1, तो इनइक्वालिटी का साइन लगेगा, बराबर तो आएगा नहीं। इंटीग्रेशन की लिमिट है 10 से लेके 19 तक, और यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 1, और ये 1 प्लस एक्स पावर 8 की वैल्यू जो है वो 10 पावर 8 से बड़ी है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 जो है गड़बड़ लिखाएगा, 10 पावर 8 से बड़ा हो, ठीक है। ओके, और अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो भाई। इसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वो 10 पावर 1 जो 1 बाई 10 पावर 8 है ना, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा,
1 का इंटीग्रेशन x होगा, लोअर और अपर लिमिट डालोगे तो 9 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये 10 पावर -7 से तो छोटी भी आएगी। आप देखिए भाई आता कितना है ये, सर ये आता है 9 × 10 पावर -8 आता है कि नहीं, और 9 × 10 पावर -8 10 पावर 7 से तो छोटा ही होगा। तो इसलिए ये आपको उसने आंसर दिया था कि दिस, इसकी जो वैल्यू है एस्टिमेट वैल्यू, इट इज ऑलवेज लेस देन 10 पावर -7। ये है इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन। इस तरीके से एस्टिमेट वैल्यू आप निकाल सकते हो। एग्जैक्ट ये फंक्शन तो इंटीग्रेट नहीं, केवल साइन होता तो इंटीग्रेट हो जाता, केवल 1/1 + x⁻8 होता तो भी ये इंटीग्रेट नहीं होता था, क्योंकि 1/1 + x⁻8 को इंटीग्रेट होने के लिए ऊपर नीचे x⁻7 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक x⁻7 नहीं बैठेगा इसके साथ आके, तब तक आप इसका एग्जैक्ट इंटीग्रेशन नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से फर्दर इंटीग्रेट होता है। तो नोट कर लीजिए, बहुत पहले ही कभी आईआईटी में, ठीक है, 1890s के आसपास, 80s में 90s में ये इस तरीके के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता था। अब बहुत समय से ऐसे क्वेश्चन एस्टिमेट वाले नहीं आए। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए, नोट कर लें। तो आंसर है इट इज लेस देन 10 पावर -7। मूविंग ऑन टू इसी 11th प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट। हेलो 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 हेलो, नोट करो। हेलो 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 सर स्टार्टिंग के 2 स्टेप एक बार बताइए। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो 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 सर बोलो। सर स्टार्टिंग के 2 स्टेप एक बार बताइए। स्टार्टिंग में एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा था तो मॉड लगा दिया, फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगाई तो मॉड का साइन अंदर चला गया, फिर मॉड का साइन अंदर जाने के बाद वी नो दैट कि मॉड साइन x का वैल्यू 1 से छोटा होता है, और साथ में चूंकि ये x की वैल्यू 10 से लेके 19 तक है, तो x⁻8 10 पावर 8 से बड़ा होगा, x⁻8 10 पावर 8 से बड़ा होगा, उसमें 1 ऐड कर दोगे तो और बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये दो बातें उठा के हमने यहाँ पर डाल दी, साइन x की जगह पर 1 लिख दिया और इसकी जगह पर 10 पावर 8 लिख दिया। ठीक है अंशु भगने? हाँ सर। पेज नंबर 2 पे चलते हैं। मैं जैसा बोला, एक और बहुत अगली जो प्रॉपर्टी इसी का भाई है, और उसमें जेई पर क्वेश्चन पूछा गया था, जेई मेंस में। सर यू आर नॉट विजिबल टू मी, सभी के लिए ऐसा ही है, मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ तो केवल पूर्वा को ही नहीं दिख रहा हूँ, जिनको दिख रहा हूँ वो कर लेंगे। पूर्वा तुम्हें नहीं दिख रहे, एक बार ये एंटर कर लो पूर्वा तुम। भाई 11 प्रॉपर्टी, हम इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन आपको बता रहे हैं, और इनइक्वालिटी की एप्लीकेशन में अगली जो एप्लीकेशन है वो आपकी ये है प्रॉपर्टी नंबर 2, आप इसको समझ सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है बेटा जी, यहाँ पर देखो सेकंड इसी का भाई, इफ fx, gx be two functions defined on closed interval AB such that the fx less than or equal to gx for all x belongs to closed interval AB, then ये देखिए ये अगली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यदि दो फंक्शन है ए से इस इंटरवल में डिफाइन, और ऐसे हैं कि fx का वैल्यू gx से छोटा है, तो a से b तक fx का जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो भी a से b तक gx के इंटीग्रेशन की वैल्यू से छोटा है। मतलब यदि फंक्शन की वैल्यू कम आ रही है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू भी कम आएगी। जैसी इनइक्वालिटी फंक्शंस में रहेगी, सेम इनइक्वालिटी उनके इंटीग्रेशन में भी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सर इसको यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में देखिए ये सारे क्वेश्चन अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उनके एग्जैक्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं निकलती है, और इसलिए एग्जैक्ट इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाता है आपसे।
ठीक है, जहां भी इनइक्वालिटी लगेगी, जैसे मैं क्वेश्चन में इसका प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन आपको बताता हूँ। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, इसको याद रखिएगा। जैसा रिलेशन फंक्शन में रहेगा सेम रिलेशन उनके इंटीग्रेशन में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझेंगे, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन या 2004 के आसपास का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन जो याद आ रहा है उससे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको इस तरीके से वहां पर 4 इंटीग्रेशन दिए गए थे। और ये क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखा था ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहले का, पता है आपको, है ना, 1890 के आसपास का है। और एक और क्वेश्चन जो है वो ये वाला है, इनइक्वालिटी पर ही बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ। उसमें आपको 4 इंटीग्रेशन दिए थे इस तरीके से। I1 आपको दिया था क्वेश्चन में 0 से 1 तक e पावर x स्क्वायर dx, फिर I2 दिया था 0 से 1 तक e पावर x क्यूब dx। ये जब तक इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है इनका, जब तक एक्स स्क्वायर है तो एक्स होना जरूरी है, एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, इसलिए एग्जैक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं निकाल सकते हो इनका। फिर आपको इसमें I3 डिफाइन करके दिया था। I3 आपको ऐसा दिया था 1 से 2 तक e पावर x स्क्वायर dx, और फिर आपको दिया था I4, वो दिया था 1 से 2 तक e पावर x क्यूब dx। अब आपको ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था क्या I1 I2 से बड़ा होगा, दूसरा ऑप्शन था क्या I1 I2 से छोटा होगा, क्या I1 I2 से छोटा होगा, थर्ड ऑप्शन था क्या I1 I3 I4 में ले लेते, क्या I3 I4 से बराबर होगा, या फोर्थ ऑप्शन क्या I3 I4 से बड़ा। इस ऑप्शन इसका, ये 4 ऐसे ऑप्शन दिए थे, ठीक है। तो अब इसमें एग्जैक्ट इंटीग्रेशन तो आप नहीं निकाल सकते थे, और इस इनइक्वालिटी के कंसेप्ट का यूज करना है पर बेस्ड था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यूज केवल इतना था कि आप ये जान रहे हो सॉल्यूशन में, आप ये जान रहे हो कि आपको जो x की वैल्यू दे रही है, x की लिमिट होती है ना, तो यदि मैं इन दोनों की बात करूं, भाई दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है कि एक बार हमको लिमिट 0 से 1 दिया और एक बार हमको इन दो में I3 I4 में लिमिट 1 से 2 है और I1 I2 में लिमिट 0 से 1 है। तो हमारा x जो है वो 0 से 1 के बीच में फर्स्ट क्वेश्चन है। और आप ये जानते हो 0 और 1 के बीच के नंबर जो है वो मैजिक नंबर होते हैं, और 0 और 1 के बीच में जो नंबर है, 0 और 1 के बीच में जो नंबर हैं, उन नंबर्स के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स क्यूब से बड़ी आती है कि नहीं आती। 0 और 1 के बीच में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से बड़ा होगा, और इसलिए e पावर एक्स स्क्वायर e पावर एक्स क्यूब से बड़ा होगा। तो ये दो फंक्शन हो गए, और ये इस इंटरवल में डिफाइन दो फंक्शन है, और इस तरीके से है कि e पावर एक्स स्क्वायर e पावर एक्स क्यूब से बड़ा है फॉर ऑल x belongs to 0 से 1। Therefore, by this property, integration from 0 से 1 e power x square dx 0 से 1 तक e power x cube dx से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि I1 I2 से बड़ा, I1 I2 से बड़ा होगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अब अपन I3 I4 के लिए चेक कर लेते हैं। तो अब दूसरा केस इसमें यह है कि जब हमको x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में देंगे, तो 1 और 2 के बीच में किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है उसके क्यूब से छोटा होता है, तो दिस इंप्लाइज e पावर x स्क्वायर e पावर x क्यूब से छोटा होगा, एंड दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन e पावर x स्क्वायर dx e पावर x क्यूब dx से छोटा होगा, एंड दिस इंप्लाइज I3 जो है बेटा वो I4 से छोटा होगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं, सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, और ये है दो केस, और ये है प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन, ठीक है। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ये दो केस में बना के सवाल होता है, पहला केस ये लेना था, दूसरा केस ये लेना था। आंसर ये आता है, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, और ये ऑप्शन में नहीं दिया था आपको। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो ये सेकंड केस आपको बताया, और
जेई में क्वेश्चन ऐसे पूछा ही गया है। पेज नंबर 3 पर। मूविंग ऑन टू थर्ड पेज। हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज आ रहा है क्या? यस सर। चलो थर्ड पेज। थर्ड पेज में देखिए आपको दो केस बताए इनइक्वालिटी वाले, और एक और केस आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। थर्ड एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी इनइक्वालिटी के रिलेशन में थे क्वेश्चन, इनको अपन अलग अलग नाम दे सकते थे, लेकिन हमने सबको एक साथ ही कलेक्ट कर दिया। अब अगली प्रॉपर्टी ये है कि इफ थर्ड केस, इसका थर्ड केस, if small m and capital M are least and greatest values of function fx defined on closed interval AB, defined on closed interval, कोई फंक्शन fx है जो कि क्लोज इंटरवल AB में डिफाइंड है, और यदि उस फंक्शन के लिए सबसे छोटी वैल्यू लीस्ट वैल्यू स्मॉल m और उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कैपिटल M हो, तो क्या होता है? देन प्रॉपर्टी ये है बेटा कि स्मॉल m b माइनस a लेस देन a से b तक f of x dx is greater than equal to capital M b minus this is the property। कैसे आया ये प्रॉपर्टी? बहुत सिंपल सी बात है, ये आप देख लीजिए, छोटे से में हम इसको एक दो लाइन में वेरीफाई भी कर देंगे। वेरिफिकेशन आप भाई हमको क्या दे रखा है? हमको ये दे रखा है कि इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल m है और ग्रेटर वैल्यू, और किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB। तो देयरफॉर हम पूरी इनइक्वालिटी पे इंटीग्रेशन डाल देते हैं a से b तक। तो a से लेके b तक स्मॉल m का इंटीग्रेशन, a से लेके b तक fx dx और a से लेके b तक कैपिटल M dx। अच्छा होगा कि नहीं होगा? अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसी कारण ये यहाँ पर ऐसा b माइनस ए दिखता है, और बीच में ये अक्सर बैठा रहता है, और इस तरीके से यहाँ पर भी कैपिटल M b माइनस ए आएगा। So this is the verification of this property कि यदि हमको किसी फंक्शन की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू पता है तो हम ये बता सकते हैं कि वो फंक्शन का इंटीग्रेशन का वैल्यू ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। मतलब आप उस फंक्शन के इंटीग्रेशन की रेंज बता, भाई एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ भी नहीं बता सकते, यहाँ भी हम रेंज बता रहे हैं, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर लाई करेगी। ठीक है सर, नेटवर्क इशू था इसलिए दूसरे नंबर से ज्वाइन किया। ओके चलिए, तो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन इसका यूटिलाइजेशन। क्वेश्चन ये है, इसका यूटिलाइजेशन में आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट आपको जो भी नेटवर्क इशू है वो सब सॉल्व कर लो, क्योंकि इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन ये है 4 prove that 4 less than or equal to 1 से 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 प्लस एक्स क्यूब dx is less than or equal to
ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 30, ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 30 इज लेस देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 30, ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 30। ओके चलिए, अब ये है क्वेश्चन, ये हमको शो करना है। आप इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, इसका भाई वही वही कंसेप्ट है कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सामने एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि इसके लिए कोई भाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता तो उसके लिए फॉर्मूला आपको बताया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, तो हमको यहाँ पर ये शो करना है, मतलब इसके जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है सबसे कम वैल्यू 4 आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 2 रूट, मतलब इसका रेंज हमको दिया है, इसकी एस्टिमेट वैल्यू हमको दी है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, एस्टिमेट वैल्यू है ये। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो फंक्शन आप देखो एफ एक्स बराबर स्क्वायर रूट ओवर 3 प्लस एक्स क्यूब, हम बात कर रहे हैं इस फंक्शन की इस इंटरवल में 1 से लेके 3 तक इस इंटरवल में। ठीक है, यदि आप इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा ये आएगा 3x स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 3 प्लस एक्स। अब ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो ये क्वांटिटी आप देख रहे हो कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हमेशा 0 0 से बड़ा है। तो यदि किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अपन ने पढ़ा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो सबसे छोटा पॉइंट है उस पर सबसे छोटी वैल्यू आएगी। मतलब यदि मैं इस फंक्शन की अब मिनिमम की एफ मिनिमम की बात करूंगा तो एफ मिनिमम क्या होगा, 1 पे मिलेगा। 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3 प्लस 1 मतलब 2। ये हो गया हमारा स्मॉल एम। अब मैं बात करूंगा एफ मैक्सिमम की, तो इस फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू 3 पर मिलता है विच इज 3 प्लस 27 रूट 30। ये हो गया कैपिटल एम एंड देयरफॉर बाय दिस प्रॉपर्टी, अब ये देखो ये प्रॉपर्टी लगा, स्मॉल एम हमारा कितना था 2, b माइनस ए कितना होगा 3 माइनस 1 इज लेस देन इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक एफ एक्स डी एक्स, मतलब स्क्वायर रूट ओवर 3 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 और रूट 30। ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाई, ये 2 2 जब 4 आ जाता और ये 2 रूट 30 आ जाता, और इस तरीके से ये रिजल्ट आपका हो जाता है वेरीफाई। अब आप देख लीजिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन में एग्जैक्ट इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी है। 3 रिजल्ट बताए इनइक्वालिटी पे क्या बन सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। बाकी तो इनमें तो ये शो दैट वाले क्वेश्चन ही बनते, ठीक है। फिर भी इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे रेंज के, तो वो आपको बतानी पड़ेगी। तो नोट कर लीजिए, दिस इज दी 11th प्रॉपर्टी का थर्ड पार्ट। प्रॉपर्टी नंबर 11 को हमने 3 पार्ट में डिस्कस किया, ठीक है। और अब इसमें आपको कोई डाउट है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका, अब अपन चलते हैं। जैसा मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये अगली प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले आप मेरे को कुछ क्वेश्चंस के आंसर करिए, ओके बेटा, ठीक है। पेज नंबर 4 पर अब मैं बता रहा हूँ आपको वो प्रॉपर्टी की ज़रूरत क्या है। तो वो ज़रूरत समझने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले आप उस क्वेश्चन के आंसर करिए और फिर अपन वो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मैं केवल आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मेरे को इन 4 क्वेश्चन के आंसर करिए, ठीक है।
पहला क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x dx। इसका आंसर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 sin स्क्वायर x इंटू cos क्यूब x dx बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 sin क्यूब x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx डिस्कस करिए। और चौथा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसका आंसर। चार क्वेश्चन है। यू हैव 5 minutes एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन सभी के इंटीग्रेशन का वैल्यू बताना है। सारों की लिमिट 0 से π/2 है। और फिर मैं आपको बताता हूँ अगली प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। जो आते जाएं वो लिखते जाएं। अंशु बग ने एक आंसर किए हैं। अपना पूरा क्लास में एक आंसर आया है। बहुत सरल चीज है भाई। केवल एक बहुत बहुत नाइंसाफ। नहीं भैया, पॉजिटिव ही आती है, नेगेटिव नहीं आती।
5 मिनट हो गया है आपका। क्या किया जाए भाई, ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं भाई। ख्वाब देखा है ना, तो उसके लिए मेहनत करो। यदि आप आईआईटी में जाना चाह रहे हो, हर कोई नहीं जा पाता, बता दे रहा हूं। आपको रात दिन एक करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे अभी तक आपसे, इतना टाइम ले रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे अभी तक। मतलब कुल मिला के प्रैक्टिस आपकी कम है, इसको आप रियलाइज करें, इस बात को समझें, नहीं तो लास्ट में हाथ में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, कम से कम 4-5 घंटे मैथ्स के लिए, स्टडी के लिए समय निकालिए। ये भी प्रैक्टिस होना चाहिए। कुछ नहीं होना, नहीं तो अदर देन क्लास का ये 1 घंटा मत इंक्लूड करना। ठीक है, लेकिन भाई क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बहुत बड़ी विडम्बना है ये। 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, इतने बच्चों में केवल 1 आंसर आया। 4 क्वेश्चन में से 1 ही आया। मैंने 4 क्वेश्चन के लिए 5 मिनट आपको तय किया था, 5 मिनट में केवल 1 ही क्वेश्चन आया। तो थोड़ा सा विचारणीय मुद्दा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, और मेहनत नहीं करोगे तो गड़बड़। देखो भाई देखो, मैं तो आपको क्या क्या बताने वाला था, आप ये भी नहीं करोगे ना, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। मानसी चेक करें, गलत जवाब। ओनली इन 4 में केवल 1 ही करेक्ट है, बाकी सब गलत है। भैया बहुत मेहनत की जरूरत है आप लोगों को। मेरी बात आपको चुभ रही होगी, लेकिन फैक्ट यही है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा बटोरने के चक्कर में नहीं जाओ। जितना पढ़ रहे हो ना, आप उसको भी अच्छे से कर लोगे, गारंटीड है कि रिजल्ट निकालोगे। तनिष्का समर्थ चेक करें, गलत जवाब। बच्चों को जितना पढ़ाते ना, बच्चा उतना ही नहीं कर पाता है। देखो आप नहीं कर पा रहे हो ना, 4 क्वेश्चन ये बनने चाहिए ना, आपसे क्यों नहीं बन रहे हैं? तो इसका सीधा मतलब है कि प्रैक्टिस की कमी है। आप समय पर उड़ाए जा रहे हो, जिस दिन एग्जाम आके खड़ा हो जाएगा उस दिन घबराओगे, यार आप क्या करें। गलत जवाब, 2 बार लिखने से सही नहीं होगा, गलत है। बताइए क्या किया जाए भाई, आप लोगों का कैसे पढ़ाया जाए। और ना तो 12th वालों में मेरे को कोई आके कॉपी चेक करा था, ना असाइनमेंट का कॉपी चेक करा था। 2-4 हैं जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन भेजते हैं, बस, बाकी वो भी नहीं कर रहे हैं। भाई दूसरी, जो जहाँ से रिजल्ट आते हैं जिन कोचिंगों से, उनमें भी ऐसा नहीं है कि टीचर ने पढ़ा दिया तो रिजल्ट आ गया। भाई बच्चे की मेहनत होती है, रिजल्ट वहाँ पे भी बच्चा ही मेहनत करता है, कहीं पे भी बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है। और आप चाहो कि बिना मेहनत करे रिजल्ट आ जाए, नहीं आता। भाई रात दिन एक क्यों नहीं कर रहे, मेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा। भाई 2 घंटा सो, 3 घंटा सो, बस बहुत है। आप तो पढ़ाई के लिए अपने अपना फ्यूचर बना रहे हो ना, या तो अभी घिस लो अपने आप को, या फिर जिंदगी भर घिसना अपने आप को। बेटर ये है कि अभी घिस लिया जाए। नहीं, गलत जवाब है मानसी। 3rd वाला ही करेक्ट था तुम्हारा, बाकी सब रॉन्ग थे। 3rd वाले को तुमने और उठा के फिर से गलत दिया, अब चारों गलत हो गए। तो क्या करूं, मैं तो कुछ बहुत अच्छा बताने वाला था, मतलब
इसकी शॉर्टकट बता रहा था। कुछ ऐसा फॉर्मूला जिससे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इन क्वेश्चंस के आंसर अभी बता देता हूँ, सॉल्यूशन भी बताता हूँ, फिर वो शॉर्टकट पे आऊँगा। ठीक है, सभी मैं ही करता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली हमको ही कराना है भाई, आप तो नहीं करोगे। तो आपने मान रखा है कि हम कॉपी पे पेन नहीं चलाएंगे। इतनी भी आसान नहीं है भाई, चीजें करना पड़ेगी बिना मेहनत के। आप कैसे सोच रहे हो भाई मैं निकल जाऊंगा? आप VIR-1 लाने वाले से पूछो, 2 लाने, मैंने उनके इंटरव्यू सुने हैं। ठीक है, रात रात दिन दिन एक करा है उन्होंने। ऐसे थोड़ी उनका रिजल्ट आ जाता है, ऐसे थोड़ी वो रिजल्ट सिलेक्ट हो जाते हैं कि हवा में तीर चलाया और VIR-1 आ गया। भाई मेहनत लगती है उसके लिए, दिन रात की मेहनत है, तपस्या है उन बच्चों की, वो रिजल्ट तब बना है। आप ये चाह रहे हैं कि हम कोई मेहनत नहीं करें और हमको रिजल्ट ऐसा बैठा बैठा कोई ला के नहीं देने वाला है। मैं बताया ना, इतना लेंदी पेपर आता ना कि करते जाओ बस, करते जाओ बस, करते जाओ बस, खोए जाओ पेपर में। पूरा पेपर हिलता ही नहीं है उतने घंटे, तो उस लेवल का बनाते हैं पेपर। आपको मजाक लग रहा है? ये सवाल नहीं आ रहे अभी आपसे। इतनी पूरी क्लास में कम से कम 40 बच्चों से ये सवाल होने चाहिए थे, तब मजा हमको भी आएगा पढ़ने में, तब आपको भी मजा आएगा। नहीं सर आप पढ़ाए जाओ बस, हम तो देख लेंगे अपना, ये नहीं होता ना बेटा। सर सिलेबस कब खत्म होगा? जो पढ़ा दिया बेटा वो तो बन नहीं रहा। सिलेबस खत्म करके करोगे क्या? सिलेबस तो खत्म करके मैं 10 घंटे खड़ा हो जाऊंगा एक दिन, तो सिलेबस खत्म कर दूंगा आपका। तो 10-10 घंटे रोज पढ़ा देता अभी आज से 1 महीने तक, सिलेबस खत्म हो जाए, लेकिन उससे होगा क्या फायदा? आप तो कोई मेहनत नहीं कर रहे ना, रियलाइज ही नहीं कर रहे भाई सिचुएशन क्या चल रही है, कितना टफ है कंपटीशन, आप नहीं रियलाइज कर रहे हो भाई। हर साल 12-15 लाख बच्चा इंजीनियरिंग का एग्जाम देता है, 10 लाख बच्चा कहीं ना कहीं से इंजीनियरिंग कर ले रहा है। और आपको भी इंजीनियर बनने में कम से कम 4 साल है, 5 साल तो है। बताइए 40-45 लाख इंजीनियर आपके पहले पैदा हो जाए, कितना टफ है। अभी मुश्किल से जॉब मिल रही है लोगों को, आप क्यों नहीं पता नहीं रियलाइज करते? क्वेश्चंस के भाई आवाज आ रही चलेगा कि मैं चिल्ला ही रहा हूँ बस यहाँ पे? क्या हम अकेले ही खड़े हैं? वो बोल सर आप बोल लो जितना, आप बोल लो जितना बोलना है। और देखिए पढ़ो बेटा, मैं यही चीजें आती हैं एग्जाम में, मैं कोई अलग बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, यही आती हैं चीजें, चाहे बोर्ड एग्जाम हो जाए आपका, चाहे कंपटीशन। कुछ अलग नहीं बता रहा कि जो आते ही नहीं है वो बता रहा हूँ, जो आता है वही डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्यों नहीं करते भाई मेहनत? इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये 2/15 आता है, ये भी 2/15 आता है, ये 1/12 आता है, ये 5/16 आता है। मैं सब आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको जब ये अपन ने इंडेफिनाइट में मेथड पढ़ा है, इंडेफिनाइट में मेथड आपको पढ़ा है साइन पावर m कॉस पावर n, और उसमें आपको याद कराया है यदि साइन पे पावर ऑड है तो कॉस x को t लेते हैं, साइन पे पावर ऑड है तो कॉस x को t लेते हैं। ये सपोजिशन वहां पर अपन ने सीखा है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली करना ये था कि इंटीग्रेट करने के लिए 0 से लेके π/2 तक हम यहाँ पर ये साइन पावर 3 को साइन स्क्वायर लिख लेते हैं, और साइन स्क्वायर को मैंने 1 - कॉस स्क्वायर लिख लिया। ये वाला कॉस स्क्वायर तो ऐसा है, और यहाँ से जो एक साइन एक्स निकलेगा वो dx के साथ, ये क्योंकि अब आप इसमें कॉस एक्स को t लेंगे तो साइन एक्स dx माइनस dt हो जाएगा। तो सब सब्स्टिट्यूशन आप डाल देना 0 से 1 तक। इसको ओपन कर लीजिए, cos x को t ले लिया ना आपने, इसको ओपन कर लीजिएगा तो ये t² - t⁴ dt बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके लिमिट डाल दीजिएगा तो 1/3 - 1/5 आता है, which gives you 2/50। ठीक है,
बाकी सब आप देख लेना। 2/15 आता है इसका आंसर, 2/15। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर कॉस पे पावर ऑड है तो साइन को टी ले। भाई यहाँ साइन पे पावर ऑड था तो कॉस को टी लिया, यहाँ कॉस पे पावर ऑड है तो साइन को टी ले। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन था वो 0 से π/2 तक हमने ये साइन स्क्वायर, ठीक है, एक कॉस को अलग कर दिया, दो कॉस बचे हैं, वो कॉस स्क्वायर जो बचेगा उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स है। अब आप साइन एक्स को टी ले लीजिए, तो यहाँ से cos x dx पूरा dt हो जाता है एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन बिकम 0 से लेके 1 तक t स्क्वायर 1 माइनस t स्क्वायर। सेम सिचुएशन बन गई, देखो आप ये बन गई, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये भी 2/15 दे देगा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में इतना करने की जरूरत नहीं थी, वैसे इस क्वेश्चन में इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपन जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखेंगे, लिख सकते हैं कि नहीं, x की जगह पर a माइनस एक्स लिख सकते हैं, यह प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। तो जब आप यहाँ पर x की जगह पर 90 माइनस एक्स लिखते हैं तो ये cos स्क्वायर बन जाता है और ये साइन क्यूब बन जाता है, मतलब ये बन जाता है। इसलिए दोनों का इंटीग्रेशन का वैल्यू बिल्कुल सेम आता है, ये भी 2/15 आता है और ये भी 2/15 ही आता है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क ही नहीं है ना। 0 से π/2 तक आप पावर को इंटरचेंज कर दो साइन कॉस की, ये इंडेफिनाइट में नहीं होता था लेकिन ये डेफिनाइट में होता है। डेफिनाइट में वो प्रॉपर्टी लगने से साइन और कॉस की पावर को इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन क्यूब कॉस स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आएगा वही साइन स्क्वायर कॉस क्यूब का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है। तो ये दोनों सेम आते हैं, पहला 2/15 आंसर आएगा। तो ये तो डायरेक्ट याद हो जाने चाहिए बेटा। और अगली बात क्या है, अगली बात ये है जब दोनों पे पावर ऑड आ जाएगा तो आपको जो अच्छा लगे उसको टी ले लो, मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया तो जो आपको अच्छा लगता है आप उसको टी लो। हम यहाँ साइन एक्स को टी ले लेंगे, ठीक है, और पहले इसको एडजस्ट कर लेना आप। तो एडजस्ट क्या करोगे, यदि आप साइन एक्स को टी ले रहे हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, एक कॉस यहाँ पर करना पड़ेगा तो अब बचेंगे कॉस स्क्वायर, वो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लेते हैं और एक कॉस एक्स हमने निकाल के अलग कर दिया। अब आप यहाँ पे साइन एक्स को टी ले लीजिएगा, साइन एक्स को टी लोगे तो cos x dx becomes dt एंड देयरफॉर क्वेश्चन 0 से लेके 1 हो जाएगा और ये t क्यूब और 1 माइनस टी स्क्वायर dt, आप इसको इंटीग्रेट कर देना, t पावर 4/4 1/4, t पावर 6/6 1/6, एलसीएम ले लेना, 12 एलसीएम आता है, 3 माइनस 2 1/12 आंसर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर 1/12 है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर 1/12। तो दोनों पे पावर ऑड है, ये आपने सीखा है वहां इंडेफिनाइट में, जो मेथड सीखी है वही कर रही हैं। तो जब दोनों पे पावर ऑड आएगा तो आंसर 1/12 आता है। तो ये 2/15, ये 2/15, ये 1/12। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी आपने सीखा है वहां पर, जब दोनों पे पावर इवन आ जाएगा तो फिर इवन पावर के केस में आपको वहां पे सिखाया है कि इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। तो सबसे पहला स्टेप इसमें होता था कि इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बाहर बैठ गया 1/4, अब अंदर बन गया 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x। ये पहला स्टेप बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये बनेगा। अब इसको और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बाहर 1/8 आ गया, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर 2x। 2 साइन स्क्वायर 2x को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 4x, ठीक है। तो इतना एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। तो ये देखो ये मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट हो गया। अब ये बड़ा इजीली इंटीग्रेट होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट डालेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा x और इसका इंटीग्रेशन आता है sin 4x/4 और लिमिट 0 से π/2। सो व्हेन वी पुट दी अपर लिमिट, जब हम π/2 डालेंगे और जब यहाँ पर π/2 डालोगे तो 0 हो जाएगा और जब 0 डालेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर π/16 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है π/16, π/16।
तो ये हैं 4 आंसर। फर्स्ट का 2/15, सेकंड का 2/15, थर्ड का 1/12, थर्ड का 1/12 और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 5/16 आता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। आपसे एक्सपेक्टेड था ये, मेरे को बहुत निराशा हुई कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, वरना ऐसा नहीं होता है कि 4 में से चारों ही क्वेश्चन नहीं बनते। 4 में से एक आध क्वेश्चन बहुत भारी कुछ नहीं किया आपने। 4 में से एक आध नहीं जमे तो समझता है, 4 में से एक आध जमे तो वो नहीं समझता। ठीक है, अपन को 4 में से एक ही जम रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके पहुंच के बाहर थी, सब सिखाया हुआ है। प्रैक्टिस कम हो रही है, प्रैक्टिस कम हो रही है भाई। ये जो करंट चीजें हैं ना वही बहुत समय लेती हैं। अपन पुराना तो कुछ देख ही नहीं रहे, पुराना देखो भाई। आपको मैं आपके लिए बहुत ज्यादा वरीड हूँ। आपको यदि रिजल्ट लाना है तो रिजल्ट ऐसे नहीं आते हैं। ठीक है, दिन रात एक करना पड़ेगा, और नहीं है तो आप हमसे सजेशन लो ना, हमसे बात करो ना। क्यों नहीं करते? हम हैं काहे के लिए? हम इसीलिए कि सर करना क्या है, कैसे करना है, आप अप्रोच ही नहीं करते। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर रिजल्ट तो सबके ऐसे माशाअल्लाह आते हैं कि भाई ऐसा तीर मारते हो रिजल्ट में, है ना, 300 में से 250, 270, 260 ऐसे मार्क्स आ जाते हैं। भाई कैसे ला रहे हो पता नहीं। यहाँ तो एक क्वेश्चन नहीं जम रहा है आपसे। चलिए सारी दोनों आज तक रखी है, रिजल्ट आएगा तो आपसे ज्यादा खुशी हमको होगी। यहाँ पर खड़े होकर फालतू की बकवास नहीं करता हूँ मैं, कुछ तो भी आपको बता रहा हूँ, मैं गप्पे ही लड़ा रहा हूँ आपके। ठीक है, या कहानियां ही डिस्कस कर रहा हूँ। आपका भी तो कुछ फर्ज होता है भाई। मैं यदि आके कहानियां सुना रहा हूँ आपको, गप्पे लड़ा रहा हूँ आपसे, तब आपके क्वेश्चन नहीं बने तो मैं कुछ बोलूंगा। लेकिन जब मेहनत मैं करे जा रहा हूँ और आपसे कुछ नहीं बन रहा है, तब तो दुख किसी को भी होगा ना भाई। आप कुछ नहीं करना चाहते हो, बस बैठे बैठे रिजल्ट चाहते हो। नहीं आता रिजल्ट, लिख लो आज मेरी बात। आप चाहोगे कि हम कोई क्वेश्चन नहीं बनाए, बिना क्वेश्चन बनाए हमारा रिजल्ट आ जाएगा। भाई बाकी से कंपेयर मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप अपने को देखो, मेरा कितना काम कंप्लीट है, मैंने कितना सबमिट किया, मैंने कितना पूछा, मेरे को कितना आ रहा है। आप अपने आप से अपने आप को कंपेयर करो ना। आपको दूसरे के साथ कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है। आपका खुद का कंपटीशन अपने से होना चाहिए। पहले मेरा रिजल्ट देखो कितना आता था, अभी मेरा रिजल्ट देखो कितना आ रहा है। पहले मैं हर क्वेश्चन का जवाब दे लेता था, अभी तो मेरे को नहीं आ रहा है। तो कहीं ये ऑब्जर्व करो कि कहीं वो कछुए और खरगोश वाली कहानी तो नहीं हो रही, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है आपको कि नहीं हम तो पेपर हिला देंगे, नहीं तो हम तो लास्ट बॉल पे ही छक्का मारेंगे। सर अब ये छोटे मोटे क्वेश्चन क्या पूछते हो सर, यही एडवांस में रिजल्ट देखना है ना। तो प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा भाई। ऐसा मैंने आज तक तो नहीं देखा कि 2 साल में बच्चे ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया हो और डायरेक्ट जाके उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसा तो नहीं होता है। पता नहीं आप किस सोच में बैठे हो। बहुत दुख हुआ कि आप एक्सपेक्टेशन, तो आप कोई मेहनत कर ही नहीं रहे हो भाई। मैं तो यही मानूंगा आपकी बिल्कुल मेहनत जीरो है। मैं तो यदि आपको फंसा दूं ना अभी ऐसे क्वेश्चन में, आप बैठे करते रह जाना, उसको साइन पावर 8 दे के छोड़ देता हूँ। आपको बनाते रहा उसको मल्टीपल एंगल, साइन पावर 8 दे दो, उसको बनाओ मल्टीपल एंगल। 3-4 बार आपको मल्टीपल एंगल तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके ये इंटीग्रेशन होगा आपसे। ठीक है, बहुत लेंदी है कैलकुलेशन इसकी, लेकिन मैं अभी आपके साथ एक शॉर्टकट डिस्कस करना चाह रहा था ताकि अपन ऐसे क्वेश्चन इजी हो जाए अपने लिए। ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे जो अभी 4 बताए ना, लेकिन कई बार एग्जाम हॉल में ये होता है कि वो शॉर्टकट याद नहीं आता है, एक्चुअल मेथड पता होना चाहिए। मान लो स्कूल एग्जाम में आगे इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन नहीं जम रहा, आप क्या करोगे? तो मेथड पता होना चाहिए। शॉर्टकट तब काम में रहेगा जब मेथड आपको पता रहेगी। ठीक है, तो ट्राई कर लेना 0 से 5/2 तक आएंगे।
ये क्वेश्चन थे। इन चारों क्वेश्चन को आप जो है वो याद रखना, इन चारों क्वेश्चन को आप याद रखना। 0 से पाई बाई 2 तक अभी आपको कराया है साइन क्यूब और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन। क्यों याद रखना? क्योंकि कल जब मैं आपको मेथड बताऊंगा ये वाली, वहां से अपन इन रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। 0 से पाई बाई 2 तक ठीक पावर इंटरचेंज कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम बनेगा। ये अपन ने देख लिया, इसका आंसर भी 2/15 ही आता है। फिर 0 से पाई बाई 2 तक साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये आपने निकाला है 1/12 है, 1/12। और 0 से पाई बाई 2 तक ये लास्ट क्वेश्चन था अपना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आंसर है 5/16। 5/16 ये 4 क्वेश्चन याद रखेंगे। अब इनके लिए जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, कल इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले वो फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए हमको एक और फॉर्मूला पढ़ना होता है, एक और प्रॉपर्टी है, एंड दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 12। प्रॉपर्टी नंबर 12, और इस प्रॉपर्टी को हम जानेंगे गामा फंक्शन के नाम से। गामा फंक्शन, गामा फंक्शन, ठीक है। क्या है ये प्रॉपर्टी? तो ये गामा फंक्शन जो आपको कहता है कि यदि n आपका कोई पॉजिटिव नंबर है, n इज पॉजिटिव नंबर, देन इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस एक्स एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1 dx, इस इंटीग्रेशन को इज कॉल्ड गामा फंक्शन। इसको गामा फंक्शन के नाम से जानते हैं, गामा फंक्शन, एंड इज डिनोटेड बाय गामा एन। देयरफॉर आगे से ये गामा का नोटेशन है, उल्टा फैक्टोरियल लगा है, ये गामा एन पढ़ेंगे इसको, और गामा एन की वैल्यू आप आगे से 0 से लेके इंफिनिटी तक e पावर माइनस एक्स एक्स पावर n माइनस 1 dx, दिस इज गामा फंक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना। यही प्रॉपर्टी है इसको गामा फंक्शन। और ये वाले जो क्वेश्चन है जितने भी हैं, ये इस गामा फंक्शन से बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, क्योंकि इस गामा फंक्शन से हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। लेकिन वो रिजल्ट लिखने से पहले, वो रिजल्ट तक पहुंचने से पहले यहाँ पर हम कुछ गामा फंक्शंस की वैल्यू निकाल लें। जैसे इसमें इसकी अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात जो है, गामा 1 की वैल्यू जो है वो 1 आती है, गामा 1 का वैल्यू 1। अब आप बोलोगे सर कैसे? गामा 1 निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिजल्ट लगाएंगे। गामा 1 के लिए क्या करोगे, 0 से लेके इंफिनिटी तक e पावर माइनस एक्स, और n की जगह पर 1 लिख रहे हैं तो x पावर 0 हो जाएगा। अब केवल बचेगा e पावर माइनस एक्स, e पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स होगा। अब जब ये डालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और e पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, और इस कारण इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आती है। तो इस तरीके से गामा 1 का वैल्यू जो है वो 1 आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गामा 1 का वैल्यू जो है वो गामा 1 होता है। अब सिमिलरली हम यहाँ पर निकालते हैं गामा 2 का वैल्यू, गामा 2 निकालते हैं। तो गामा 2 के लिए अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस एक्स एक्स पावर, अब हम यहाँ पर n की जगह पर 2 डाल रहे हैं, 2 माइनस 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन, यही बनेगा। और ये जो e पावर माइनस एक्स dx देख रहे हो, ये 0 से इंफिनिटी है, ये 0 से इंफिनिटी,
ये बन गया गामा वन, और इसकी जो वैल्यू है वो जीरो, क्योंकि जीरो डालोगे तो जीरो आएगा, इंफिनिटी डालोगे तो इसके कारण जीरो हो जाएगा। तो लिमिट डालने से ये जीरो माइनस जीरो बनता है और ये गामा वन बनता है। तो ये गामा वन की वैल्यू वन, तो गामा टू का वैल्यू भी वन ही आता है। गामा वन भी वन है, गामा टू भी वन। ठीक है, ये दो को आप याद रखो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसके बाद गामा वन और गामा टू के बाद आपको ये होमवर्क दिया मैं, गामा थ्री निकालना, आप वैल्यू गामा फोर निकालना। कुछ रिजल्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको निकल के आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ रहने देता हूँ, ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, गामा वन मैंने निकाल के बताया, गामा वन का वैल्यू वन होता है। गामा टू मैंने निकाल के आपको बताया, गामा टू का वैल्यू भी वन आता है। और इससे आप इनकी वैल्यूज निकालिएगा। ठीक है, ये आपको होमवर्क में है। गामा थ्री निकालेंगे, गामा थ्री का वैल्यू टू आएगा। गामा फोर निकालना, गामा फाइव निकालना, गामा सिक्स निकालना। आपको लिंक पता चल जाएगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये सब वेरीफाई आप कर लेना। ठीक है, तो उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ जाएगा। और एक बार अपन ने ये वैल्यू सीख ली, तब अपन वो जो चार क्वेश्चन मैंने बताए थे वैसे और ऐसे क्वेश्चन कि 0 से पाई बाई 2 तक साइन 10 आ जाए, या 0 से पाई बाई 2 तक जो साइन 8 दिया था, ये क्वेश्चन अब आपके एक एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे यदि आपने इसको अच्छे से कर लिया। ठीक है, तो इसको अपन गामा फंक्शन बोलेंगे। इससे हमने गामा वन निकाला है, गामा टू निकाला है। गामा वन गामा टू दोनों की वैल्यूज वन वन होती हैं, और ये आपको वेरीफाई करना है इन्हीं फॉर्मूला से। आप गामा थ्री को निकाल के देखिए, टू आता है। गामा फोर निकाल के देखिए, सिक्स आता है। गामा फाइव 24 आता है। गामा सिक्स का वैल्यू 120 आता है। इसको आप देख लें, वेरीफाई कर लें। कल तक आपको ये होमवर्क है, और फिर अपन चलेंगे अगली क्लास पे। मतलब अगला जो इसमें आगे की बातें हैं वो कल हम खत्म करेंगे। तो कल मोस्ट ऑफ दी सिलेबस इसका डेफिनाइट इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है ऑलमोस्ट उसकी थ्योरी डन हो जाएगी। ठीक है, फिर एक आध दिन अपन इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे एरिया अंडर का। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लें। बाकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।